हाँ, जानवी जल्दी जल्दी रोटियां डाल, वरना ये चूल्हे की गर्म भाप तेरे गोरे रंग को काला कर देगी। तभी घर में जानवी की माँ हेमानी आती है। माँ, कब से गए थे आप बाहर? लीजिए आकर रोटी डालिए, मुझसे नहीं बैठा जा रहा इस चूल्हे की गर्मी में। जानवी उठकर घर से बाहर चली जाती है। ओहो, ये लड़की भी ना, जरा सा काम क्या तो इसे जमाने भर का तमाशा बनाकर रख देती है ये। तभी हेमानी खाना बनाने लग जाती है। इधर जानवी घर के आंगन में गांव के छोटे बच्चों के साथ कंचे खेल रही थी। जानवी जवान जरूर हो चुकी थी, पर उसका बचपना अभी तक नहीं गया था। जानवी का शोर सुनकर अंदर बैठी हेमानी गुस्से में कहती है, ये देखो, मौका मिला नहीं कि चली गई जानवी बच्चों में खेलने के लिए। ना जाने कब इस लड़की को अकल आएगी। शाम का समय जानवी का पिता हरिया अपने काम से घर आता है। हरिया इसी गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है। हरिया और उसके परिवार वाले बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। तभी तीनों खाने के लिए बैठते हैं। जानवी, तुमने घरेलू काम सारे सीख लिए ना? काय के सीख लिए? अरे इसे तो अभी रोटी तक डालनी नहीं आती। ये देखिए कैसी रोटी डाली है इसने। ऐसे लग रहा है जैसे आटे को जबरदस्ती तवे पर गरम किया गया हो। जानवी, मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम अपनी माँ से खाना बनाना, घर के ये सब काम सीख लो। जी, बच्चों में खेलने से फुर्सत मिले तब जाकर ये काम सीखेगी ना। जानवी, अब तुम बच्ची नहीं रही, अब तुम जवान हो चुकी हो। कल को अगर तुम्हारी शादी हो गई तो? बाबा, जब का तब देख लेंगे। अभी मुझे खाना खाने दीजिए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जानवी ऐसी ही थी। वो अपने माता पिता की एक नहीं सुनती। उसे घरेलू काम, खाना बनाना ये सब कुछ भी नहीं आता था। वो बस सारा दिन गांव के बच्चों के साथ खेलना कूदना यही सब करती थी। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक दिन जानवी को इसी गांव में रहने वाले एक अमीर लड़के अजय का रिश्ता आता है और आनन फानन में अजय और जानवी की शादी हो जाती है। जानवी दिखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए अजय ने उसे पहली ही नजर में पसंद कर लिया था। अब बिटिया चली गई तो घर कितना वीरान हो गया है जी। मुझे जानवी की बहुत याद आ रही है हेमानी। पता नहीं जानवी ससुराल में कैसे सब संभालेगी। अरे उसे तो खाना बनाना तक नहीं आता। कितनी बार कहा था मैंने जानवी से कि बिटिया खाना बनाना सीख ले, पर वो मेरी एक नहीं सुनती। इधर जानवी अपने अमीर बड़े से ससुराल में सबके सामने दुल्हन के अवतार में बैठी थी। जानवी बहू, इस घर की परंपरा है कि घर में जो भी नई बहू आती है वो घर प्रवेश करते ही मीठा बनाती है। तो सामने रसोई है, तू जाकर अपने हाथों से सबके लिए कुछ मीठा अच्छा बना दे। अरे बाप रे, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं, अब मैं मीठा कैसे बनाऊं? तुम भी कमाल करती हो मीनाक्षी। शादी की भाग दौड़ में बहू और हम सब बहुत थक चुके हैं। बेचारी बहू इतनी थकान में कैसे मीठा बना पाएगी? वो कल सवेरे सबके लिए मीठा बना देगी। अभी सब जाकर आराम करते हैं। हाँ माँ, सब काफी थक चुके हैं और अभी कुछ खाने का मन भी नहीं है। ठीक है बहू, तो कल सवेरे अपने हाथों से सबके लिए मीठा बना देना। जानवी के ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। उसके ससुराल में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी और ननद थी। तभी सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अब कल कैसे बना पाऊंगी मैं मीठा? अगर यहाँ सबको पता चला कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो सब मुझ पर कितना हंसेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे। क्या हुआ जानवी, सो जाओ। हाँ जी, बस 2 मिनट में सोती हूँ। क्या करूँ अब? माँ सही कहती थी कि खाना बनाना सीख ले, पर मैं ही पागल उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देती थी। करीब 1 घंटा बीत जाता है। जानवी अब तक बेड पर बैठी कल के बारे में सोच रही थी। अजय गहरी नींद में सोया था। क्या करूं क्या करूं? कुछ सोच जानवी। जानवी कमरे में टहल रही थी। एक काम करती हूँ, मैं अपने मायके जाती हूँ और माँ को कुछ मीठा बनाने लगाती हूँ और वो मीठा चुपके से यहाँ लाकर रख देती हूँ। फिर कल सुबह सबको कह दूंगी कि ये मीठा मैंने बनाया है। हाँ, यही ठीक रहेगा। रात के 12 बज रहे थे। सब घर में गहरी नींद में सोए थे। तभी जानवी चुपके से कमरे के बाहर आती है और धीरे से घर का दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। यहाँ तो कितना अंधेरा है। अच्छा हुआ मेरा मायका इसी गांव में है। तभी जानवी दौड़ते दौड़ते अपने मायके अपने घर के बाहर आती है। मैं अपने घर पहुंच गई।
रात के करीब 1 बजने को आए थे। तभी जानवी अपने घर का दरवाजा खटखटाती है तो दरवाजे की आवाज से अंदर सोए हेमानी हरिया नींद से जाग जाते हैं। इतनी रात को कौन आया होगा जी? तभी हरिया उठकर दरवाजा खोलता है तो सामने जानवी खड़ी थी। जानवी, तुम? जानवी अंदर आती है। जानवी, क्या हुआ बिटिया? तुम इतनी रात को यहाँ? सब ठीक है ना बिटिया? क्या हुआ मेरी बच्ची? तू इतनी रात को अपने ससुराल से क्यों चली आई? माँ, बाबा, मैं यहाँ पर मीठा लेने आई हूँ। क्या मीठा? इतनी रात को तू अकेले यहाँ मीठा लेने आई, वो भी शादी के पहले दिन? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या जानवी? माँ मेरी बात तो सुनिए। तभी जानवी अपने माता पिता को अपने ससुराल की सारी बात बताती है। अब माँ जी कल मुझे मीठा बनाने को कहेंगी तो मैं कैसे बना पाऊंगी मीठा? मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। अब आप जल्दी से मुझे मीठा बना कर दीजिए ताकि मैं उसे अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाऊं। बेटा, तुम ऐसे अचानक बिना किसी को बताए यहाँ चली आई। वहाँ अगर किसी को पता चला तो वो लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? घर में सब सोए हुए हैं बाबा। माँ जल्दी बनाइए ना मीठा, मुझे सवेरा होने से पहले ससुराल पहुंचना है। कहती थी ना मैं तुझसे कि खाना बनाना सीख ले। अब देख फंस गई ना मुसीबत में। माँ आप मुझे बाद में डांट लेना, पहले आप जल्दी से मीठा बनाइए ना। तभी हिमानी मीठा बनाने बैठ जाती है। थोड़े समय बाद मीठा बनकर तैयार हो जाता है। अच्छा मैं चलती हूँ। रुक बिटिया, मैं अभी तेरे साथ चलता हूँ। इतनी रात को तू अकेली कैसे जाएगी? अरे पागल लड़की, अगली बार ऐसे अकेली मत चली आना तू। तभी हरिया जानवी को अपनी साइकिल पर बिठाकर उसके ससुराल लेकर आता है। बिटिया, अब तुझे कुछ भी जरूरत हो तो तू हमें बता देना, ऐसे अकेली मत आना। ठीक है बाबा। जानवी चुपके से घर के अंदर आती है और अपने कमरे में चली जाती है। घर में सब सोए थे। अच्छा हुआ कोई नींद से जागा नहीं। अगले दिन सवेरे जानवी सबसे पहले जागकर मीठा लेकर रसोई में आती है और थोड़े समय बाद जब सब जागते हैं तो वही मीठा गर्म करके सबको देती है। जैसे ही सब मीठा खाते हैं तो सबकी आंखें और मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या हुआ माँ जी, अच्छा बनाया ना मीठा? अरे ये मीठा है या नमकीन? इसमें चीनी कहाँ है? नमकीन? पर मैंने तो मीठा ही बनाया है। तभी जानवी थोड़ा मीठा लेकर खाकर देखती है तो उस मीठे में नमक था। हिमानी ने घबराहट में चीनी की जगह मीठे में नमक डाल दिया था। सवेरे सवेरे मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया। ऐसे कोई मीठा बनाता है क्या बहू? इतना नमकीन? सब जानवी को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। अरे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। इतनी मेहनत से रात को अपने मायके जाकर मीठा बना कर ले आई और माँ ने मीठे में नमक डाल दिया। अरे सुन बहू, जब तुझे नमक और चीनी का अंतर ही नहीं पता तो तू खाना क्या खाक बनाएगी? क्या पता तू खाने में चीनी डाल दे। हमें अपना राशन और समय दोनों बर्बाद नहीं करना, इसीलिए रसोई के काम अनीता बहू संभालेगी और तू घर के दूसरे काम सफाई, बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा ये सब करेगी, समझी? समझ सकती हूँ मैं, गरीबी के कारण तुम्हारे घर में अच्छे पकवान नहीं बनते रहते होंगे ना, इसलिए तुझे खाना बनाना नहीं आता होगा। चल कोई नहीं, तू धीरे धीरे यहाँ सीख लेना सब। ये सुनकर जानवी के होश उड़ जाते हैं। अरे जब यही सब करना था मुझे तो इतना तमाशा क्यों लगाया? मैंने खामखा अपनी पूरी रात बर्बाद की। जानवी का अपने ससुराल में ये पहला दिन बड़ा ही अजीबोगरीब निकला। जिस काम से वो बचना चाहती थी उसकी सास ने उसे उसी काम में हमेशा के लिए फंसा दिया। तो कभी कभी गलती भी हमारे लिए फायदेमंद साबित हो जाती है। उसके बाद जानवी अपने ससुराल में रसोई के काम छोड़कर बाकी सारे काम अच्छे से करने लगी और खुशी खुशी अपने ससुराल में अपना जीवन बिताने लगी। गरीब श्यामलाल पूरनपुर के एक साहूकार बलराम के बड़े से ढाबे पर खाना बनाने का काम करता है। बलराम के इस ढाबे पर हर समय ग्राहकों की भीड़ जमा रहती है। एक शाम, मालिक, इतने टाइम से मैं आपके ढाबे पर काम कर रहा हूँ पर अब तक आपने मेरी मजदूरी नहीं बढ़ाई। 100 रुपए रोज बहुत कम मजदूरी है मालिक। इस गांव में कोई भी मजदूरों को 50 रुपए से ज्यादा आमदनी नहीं देता और एक मैं हूँ जो तुझे 100 रुपए रोज मजदूरी दे रहा हूँ, फिर भी तू पैसे बढ़ाने की बात कर रहा है। मालिक, महंगाई भी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, इतने कम पैसों में परिवार का गुजारा सही से नहीं हो पा रहा है। देख श्यामलाल,
जितना मैं कमाता हूँ उसमें से आधे से ज्यादा पैसा ढाबे के सामान में खर्च हो जाता है, इसलिए तू इतनी ही पगार में काम कर। ये सुनकर श्यामलाल दुखी होकर रोज की तरह 100 रुपए लेकर दरिया के पास आता है और एक नाव में बैठकर अपने गांव जाने लगता है। श्यामलाल का गांव इस गांव से करीब में ही था और इन दोनों गांव के बीच एक बड़ा सा दरिया पड़ता है। इस गांव से उस गांव जाने का रास्ता और कोई नहीं था। सभी लोग इस गांव से उस गांव जाने के लिए दरिया में नाव के सहारे ही आना जाना करते हैं। मालिक ने तो साफ इनकार कर दिया, अब क्या करूं? थोड़े समय बाद श्यामलाल पास के छोटे से गांव में अपने झोपड़े घर में आता है, जहां उसकी पत्नी नीलिमा और 2 छोटे बच्चे अभय नेहा थे। श्यामलाल काफी गरीब व्यक्ति है। जी क्या हुआ? मालिक को आज पगार बढ़ाने की बात कही तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बलराम मालिक ना, हम गरीबों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारे गांव में काम करने लायक कोई काम नहीं है और उधर आपको कोई काम देगा नहीं। सही कहा नीलिमा, इस गांव के सभी लोग उस गांव में जाकर मजदूरी करते हैं और वहां मजदूरी के पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। इतने सालों से आप बलराम मालिक के ढाबे पर काम कर रहे हैं, उन्हें हमारे बारे में कुछ तो सोचना चाहिए। ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, इन्हें हम जैसे गरीबों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं होती। आप एक काम कीजिए, आप ना बलराम मालिक के ढाबे पर काम करना बंद कर दीजिए। ये क्या बोल रही हो नीलिमा? मैं ठीक कह रही हूँ। बलराम मालिक का ढाबा आपके हाथ के बनाए खाने से ही तो चलता है। जब उनके ढाबे पर स्वादिष्ट खाना ही नहीं बनेगा तो वहाँ ग्राहक भी नहीं आएंगे और फिर मजबूरन बलराम मालिक को आपकी पगार बढ़ाकर आपको फिर से काम पर रखना होगा। सही कहा तुमने नीलिमा, अब मैं उस ढाबे पर काम ही नहीं करूँगा। अगले दिन श्यामलाल नाव में 5 रुपए देकर पास के गाँव में बलराम के ढाबे पर आता है। श्यामलाल चल जल्दी खाना बना, ग्राहकों के आने का समय हो चुका है। मालिक अब मैं आपके ढाबे पर काम नहीं करूँगा। क्या? पर क्यों? मुझे इतनी कम पगार में नहीं करना है काम, मैं चलता हूँ। श्यामलाल वहाँ से चला जाता है। ये 2 कौड़ी का गरीब मुझे अकड़ दिखा रहा है, तुझे तो बाद में देख लूंगा बेटा। अब बलराम मालिक को मेरी पगार बढ़ानी ही पड़ेगी। अगले दिन श्यामलाल बलराम के ढाबे के पास आता है तो बलराम के ढाबे पर एक आदमी खाना बनाने का काम कर रहा था। ये कौन है? आओ आओ श्यामलाल, नया रसोइया मिल गया आपको। हाँ श्यामलाल, और ये तुमसे भी लाख गुना स्वादिष्ट खाना बनाता है। अब यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। श्यामलाल वहाँ से चला जाता है। ऐ चमन सुन, गांव में जाकर हर किसी को कह दे, अगर किसी ने भी श्यामलाल को काम दिया तो बलराम मुखिया उसे छोड़ेगा नहीं। तभी चमनलाल गांव में जाकर हर किसी को ये बात कह देता है, जिसके बाद श्यामलाल उस गांव में जहाँ भी काम मांगने जाता तो बलराम की बात सुनकर कोई भी श्यामलाल को काम नहीं देता था। शाम का समय श्यामलाल एक कारखाने में आकर काम मांगता है। अरे नहीं भाई नहीं, अगर मैंने तुम्हें काम पर रख लिया तो मुखिया जी मुझे जान से मार देंगे। जा यहाँ से, मैं तुझे काम नहीं दे सकता। मुखिया बलराम के डर से कोई भी मुझे यहाँ काम नहीं दे रहा, अब क्या करूँ? गांव का मुखिया होने पर वहां के सभी निवासी बलराम का काफी आदर करते थे। तभी श्यामलाल निराश होकर अपने गांव आता है और नीलिमा को सारी बात बताता है। तुम्हारी बातों में आकर मेरे हाथ से इतना अच्छा काम चला गया नीलिमा। बलराम मालिक के डर से उस गांव में कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब क्या करूं मैं नीलिमा, इस गांव में तो करने लायक कोई काम नहीं है और पास के गांव में अब मुझे कोई काम नहीं दे रहा। अब कैसे होगा हमारा गुजारा? अगले दिन श्यामलाल फिर से काम की तलाश में निकल पड़ता है। करीब 4 दिन यूं ही बीत जाते हैं। अब घर का राशन भी खत्म हो चुका था और श्यामलाल के पास पैसे भी नहीं थे। एक रात सब घर में भूखे बैठे थे। माँ भूख लगी है, खाना दो ना माँ। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है। बच्चों, मैं कहाँ से दूं तुम्हें खाना, घर में अन्न का एक दाना नहीं है। आखिर हमने किसका क्या बुरा किया है? भगवान जी, क्यों हमारे ऊपर इतनी परेशानियां आ रही हैं? क्यों हमें रोटी दाने के लिए तरसना पड़ रहा है? अपने मासूम बच्चों की भूख की तड़प और अपने परिवार की गरीबी स्थिति देखकर श्यामलाल खूब रोने लगता है। दोस्तों, इसी को तो जीवन कहते हैं, एक पल में हमारे हक में तो एक पल हमारे खिलाफ। अगले दिन श्यामलाल नाव में बैठकर पास के गांव जाने लगता है। तभी उसके पास बैठा एक आदमी कहता है, अरे भाई जल्दी चलाओ ना नाव, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है यार। साहब, नाव तो इतनी ही रफ्तार से चलती है, इससे ज्यादा रफ्तार में नहीं चल पाएगी नाव। कब पहुंचूंगा मैं गांव?
इस आदमी की भूख की तड़प देखकर श्यामलाल के मन में एक उपाय आता है। हमारे गांव के पास के गांव जाने के लिए काफी लोग नाव से ही सफर करते हैं। अगर मैं अपना ढाबा नाव पर ही बना लूं तो, अगर मैं नाव में खाना बनाकर बेचने का काम करूं तो मेरी तो अच्छी खासी कमाई होने लगेगी। रात का समय श्यामलाल घर आता है और नीलिमा को अपने नाव ढाबे की बात बताता है। जी ये तो काफी बढ़िया उपाय है। हाँ नीलिमा, पर समस्या यह है कि हम नाव खरीदने के लिए और ढाबे का सामान लाने के लिए पैसे कहाँ से लाएं? जब जीवन में आगे बढ़कर कुछ करना ही है तो थोड़े बहुत जोखिम तो उठाने ही पड़ेंगे ना। हम अपना घर और अपना सारा सामान बेच देते हैं जी, और किसी किराए के घर में रहने चले जाते हैं। नहीं नहीं नीलिमा, पहले से ही गरीबी ने हमें परेशान करके रख दिया है। ऊपर से अगर सर छुपाने छत भी ना रही तो हम कैसे जी पाएंगे? नीलिमा श्यामलाल को समझाने लगती है। तभी वो उसकी बात मानकर अगले दिन अपना घर और सारा सामान बेचकर एक नाव और ढाबे का सारा सामान खरीदता है और एक छोटा सा घर किराए से ले लेता है। भगवान जी, बड़ी मुश्किल से मैंने इस नाव ढाबे का निर्माण किया है। बस किसी तरह मेरा ढाबा चलने लगे और मेरी अच्छी कमाई होती रहे। श्यामलाल ने बर्तन, चूल्हा, राशन सब नाव में जमा कर लिया था। तभी वो अपनी नाव लेकर आगे जाता है तो उस दरिया में काफी सारी नाव चल रही थी और उन पर काफी लोग बैठे थे। आइए आइए आइए, मजेदार स्वादिष्ट खाना खाइए। आइए आइए, मेरे इस नाव ढाबे का स्वादिष्ट खाने का आनंद लेकर जाइए। आइए। तभी ये बात आसपास के लोग सुनते हैं। अरे वाह, नाव में ढाबा। ए नाव वाले, जरा उस नाव ढाबे वाले के पास लेकर चल हमें। सभी नाव श्यामलाल के नाव के पास आकर रुक जाती है। और भाई, क्या है तेरे इस नाव ढाबे में खाने के लिए? साहब, सब्जी, चावल, मछली, बिरयानी सब है मेरे ढाबे पर। अरे वाह, ला मुझे 1 प्लेट बिरयानी दे। श्यामलाल सारे लोगों को उनका मनचाहा खाना देता जाता है और लोग नाव में बैठकर मजे से श्यामलाल के ढाबे का खाना खाते हैं। वाह वाह भाई, लाजवाब खाना है। हाँ यार, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना है ये। अपने खाने की तारीफ सुनकर श्यामलाल काफी खुश होता है और कुछ ही पल में उसकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। 2 ही घंटे में मेरी इतनी अच्छी कमाई हो गई। ये नाव ढाबे का उपाय तो सच में कमाल है। उसके बाद श्यामलाल शाम तक अपने नाव ढाबे के साथ दरिया में घूमने लगा और लोगों को अपने नाव ढाबे का खाना खिलाने लगा। लोग भी बड़े मजे से उसके नाव ढाबे का खाना खाने लगे। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। श्यामलाल का नाव ढाबा अब इतना फेमस हो जाता है कि उसके नाव ढाबे पर हर समय ग्राहकों की भीड़ जमा रहने लगी, जिसके बाद श्यामलाल और नीलिमा दोनों मिलकर अपना नाव ढाबा चलाने लगे और रोज के हजारों रुपए कमाने लगे। एक शाम, श्यामलाल, तू ये क्या? तू नाव में ढाबा खोलकर बैठा है? हाँ मालिक, आपने तो मेरी कमाई के हर रास्ते बंद कर रखे थे, इसीलिए मजबूरन मुझे इस नाव ढाबे का निर्माण करना पड़ा। मालिक, आप लोगों को तो मेरे पति को काम पर ना रखने के लिए कह रहे थे ना, पर मेरे पति के इस खुद के ढाबे को कैसे बंद कर पाओगे? बोलिए। बलराम श्यामलाल की कमाई और उसके बढ़ते ग्राहकों को देखकर गुस्से में आग बबूला होकर वहां से चला जाता है। उसके बाद श्यामलाल और नीलिमा रोज अपने नाव ढाबे को चलाकर अपनी गरीबी दूर करने लगे और खुशी खुशी एक बेहतर जीवन बिताने लगे।